दोस्तों नमस्कार। वीडियो बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तभी एक भय जाग पड़ा कि यार वीडियो अगर डेली नहीं बनाऊंगा तो शायद लोग मुझे भूल जाएं। ऐसा भय मेरे अंदर कहाँ से आ सकता है? क्योंकि मैं वीडियो प्रमोशन के लिए जल्द बात नहीं करता, जबकि मुझे करनी चाहिए। क्योंकि कोई काम अगर अनप्रोफेशनली किया जाए तो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है। फिर प्रोफेशनलिज्म से मुझे बात समझ में आई कि प्रोफेशनलिज्म की खबर जो है कि सिर्फ एयर इंडिया में ही है, मतलब प्रोफेशनलिज्म की कमी कि अक्सर एयर इंडिया के ही बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों में ही ये चीज़ें रोज़ रोज़ की खबरें आ रही हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स। अगला प्रश्न ये उठता है कि ड्रीमलाइनर जो है वो बोइंग का, क्या एयर इंडिया ही यूज कर रही है? इंडिया में खासकर अगर इंडिया का इशू है, क्या दूसरी कंपनी और नहीं? तभी मैंने अपनी बहन रीमा से कहा कि ज़रा गूगल पे सर्च करो, तो पता लगा इंडिगो भी यूज करती है। खैर ये गूगल की बात थी। तो इंडिगो अगर कोई प्रॉब्लम है, जेनेरिक है, तो वहाँ पे भी निकलनी चाहिए, इंडिगो में भी कुछ उसके विमानों में आनी चाहिए। और अगर ये नहीं आ रही है या ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बीच कोई चीज़ नहीं आ रही है बोइंग से रिलेटेड समस्या, तो क्या प्रॉब्लम जो है वास्तव में टेक्निकल स्टाफ और मैनेजमेंट में है? और क्या वास्तव में टेक्निकल और वो एयर इंडिया स्पेसिफिक है? अगर प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो एयर इंडिया का मैनेजमेंट अभी कुछ साल पहले टाटा को क्यों दे दिया गया? और क्या सेकंड ये है कि जब घटना बड़ी हो गई, जी हाँ, अहमदाबाद के केस में, तो अब छोटी छोटी दिक्कतें या छोटे छोटे फॉल्ट्स जो क्या रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, या मीडिया में अक्सर इंटरनल रिपोर्ट तो जाती ही होगी अथॉरिटी के पास, जिनका रिव्यू भी होता होगा, पर वो अब जो है रिपोर्टिंग पायलट्स अब जो ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और वो काम चला नहीं रहे हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, जहाँ कहीं भी कमी आती है वो तुरंत रिपोर्टिंग कर देते हैं। क्या ये एस्पेक्ट उभर के आ रहा है? या फिर एयर इंडिया को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? तीसरा ऑप्शन, तीसरी सोच। पर ये टारगेटिंग किस स्तर की? क्या कोई सबटोच की बात है, या इंटरनली स्टाफिंग इत्यादि में कोई दिक्कत है, या फिर क्या बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि क्या बोलते हैं उसका मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है? और क्या वो क्या बोलते हैं उसका मैनिपुलेशन इंटरनेट से भी संभव है? मुझे नहीं पता, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस से संभव है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। बहुत तरह के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर टाटा की जहाँ तक बात है, उनके मैनेजमेंट की बात है, और जब भी अगर कोई कंपनी वो उठाते हैं तो वो जे.आर.डी. टाटा साहब के ही दिनों से मैंने देखा, खबर सुनता आया कि बीबीसी की भी एक खबर अभी हालिया डॉक्यूमेंट्री, जी हाँ, रेहान फजल साहब की देख रहा था जे.आर.डी. टाटा साहब के विषय में। तो टाटा कोई काम बहुत सीरियसली करते हैं। वो बात अलग हो कि अगर एयर इंडिया घाटे में जा रही है तो शायद मन हट गया हो, और ऐसा वो नहीं करते हैं। ये उनके इथिक्स और प्रोफेशनलिज्म, मतलब उनमें ऐसा है ही नहीं। तो फिर ये कहीं ना कहीं
एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर पर ही चीज़ें जो केंद्रित हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक गड़बड़ियाँ हैं। अब वो चाहे ड्रीमलाइनर चूँकि पहले ख़रीदे गए हैं और शायद कंपनी से दिक्कत हो, मेंटेनेंस में दिक्कत हो, कोई सबेटेज हो या कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये चीज़ें जो आ रही हैं वो एयर इंडिया में आ रही हैं, किसी मतलब और किसी ने पूछा नहीं कि बोइंग ड्रीमलाइनर जो दूसरी कंपनियां यूज कर रही हैं वो उनमें क्यों नहीं दिक्कत हो रही है, ये प्रश्न क्यों नहीं उठना चाहिए था, कुछ तो उठता। क्या ये इसलिए नहीं उठा कि मैनेजमेंट और इत्यादि रखरखाव पे बात केंद्रित कर दी जाए? और अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट और रखरखाव इत्यादि में ये सब चीज़ें की दिक्कतें नहीं हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है। या फिर एक बड़े इंसिडेंट्स के बाद और दूसरे इंसिडेंट्स क्या बच गए प्रिकॉशंस के कारण, या स्वयं पायलट्स के डर के कारण, या फिर मैनेजमेंट और एक्टिव हुआ। फोकस में एयर इंडिया ही क्यों है और उससे रिलेटेड ड्रीमलाइनर और बोइंग ही क्यों? इस बात पे तब तक सोचने की आवश्यकता है, डिटेल्ड इंक्वायरी की आवश्यकता है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था। और चीज़ें क्या है, अब तक की पोजीशन को समझना चाहिए, और ये जो पोजीशन है क्या डाइल्यूशन के लिए दूसरी कंपनीज तक भी पहुंचेंगी या पहुंचाई जाएंगी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिएगा, इसको समझिएगा एक एस्पेक्ट थोड़ा। हाँ, आजकल न्यूज़ में है वीडियो थोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक तो मुझे कम लोग सुनते हैं, लेकिन जो लोग सुनते हैं बड़े मन से सुनते हैं, तो थोड़ा वीडियो को मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पे ये सब भूमिका में कम मानता हूँ और जल्दी जल्दी चीज़ों को रखने की, पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगला पॉइंट ये है कि 300-400 ड्रोन्स एक ही रात में हमने देखे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की तरफ से, और सब कहीं ना कहीं तुर्किश उसके थे या जो भी। और जिस बाउंड्री, जिस जियोग्राफी पे वो हो रहा था, तो जैसा कि विंग कमांडर भूमिका सिंह और मिस्त्री साहब और सोफिया कुरैशी साहब, कर्नल सोफिया कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो सर्विलेंस और क्षमता इत्यादि नाप रहे थे। तो अगर उस बाउंड्री को छोटी कर दिया जाए, एरिया को छोटा कर दिया जाए, तो 100 ड्रोन्स, 100 के करीब ड्रोन्स क्या पर्याप्त होते हैं जितने भी डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैपिंग के लिए? एक्चुअली में प्रिलिमिनरी जानकारी और सिस्टम्स कहाँ हैं, आपस में कितनी दूरी पे हैं, डिपेंड ये भी करता है कि एक सिस्टम की अपनी तो कैपेसिटी होती है, जैसा मुत्तसिर खान साहब कहते हैं, उनको रिफिल भी होना पड़ता है और रिस्पांस टाइम भी कुछ लगता है। लेकिन एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर अगर एक वो कवरेज एक या दो या कई सिस्टम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ भी सकती है। तो एक तो ये एस्पेक्ट होता है मैपिंग का। इससे चीज़ें समझ में आती हैं कि वास्तव में कितनी मिसाइल्स उस कॉरिडोर में भेजी जाएं या कहाँ नहीं भेजी जाए, किन एरियाज में भेजी जाएं, जो क्या बोलते हैं वो उसको कवर ना कर सके। जैसा कल मुत्तसिर खान साहब ने यहाँ पे सत्य हिंदी में बताया डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के शो पर कि डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक फर्जी रॉकेट भी भेजा जाए
और यहाँ पर खुल के बात करते हैं, ईरान से आ रहा है, मान लीजिए ईंधन तो लेगा ही भाई, 1600 किलोमीटर उसको जाना है, परंतु अगर 300-400 किलोमीटर ऊपर वो कर रहा है उसको डैमेज, तो मोटा मोटा 1200 किलोमीटर जाना है। और अगर जो उसके अंदर मटेरियल जो है वो नहीं है, डिब्बा है या गैस है या कोई लो क्वालिटी का है या जो भी कम वेट का, तो फ्यूल कास्ट भी बच जाएगी। प्रिसीजन इत्यादि को भी इतना नहीं देखना है, तो मेजर चीज़ें ही लगनी है, बॉडी की कॉस्ट भी बच जाएगी। तो जो डिफेंस सिस्टम होता है उसकी तो मिसाइल को पता नहीं है कि आगे क्या आ रहा है, तो उसकी रॉकेट्स की कॉस्टिंग तो वही रहती है, परंतु जो उधर से मिसाइलें आती हैं, अगर 30 मिसाइलों के मध्य एक मिसाइल है या 2 मिसाइल है, 10 मिसाइलों पे 1 मिसाइल है, तो 9 मिसाइलों की कॉस्टिंग कम हो जाती है, 20% 30%। और 11वीं मिसाइल जो आएगी वो क्या बोलते हैं, वो असली रहेगी, उसमें गुमराह करने की भी क्षमता इत्यादि हो सकता है ना। क्या इस हद तक प्रिपरेशन है? क्योंकि लगातार चीज़ें जो हैं ईरान की तरफ से जारी हैं। जैसे जनरल दिलावर साहब ने बताया, मेजर जनरल साहब दिलावर सिंह साहब ने, कि ईरान एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तहत वो काम करता है, उनकी कमांड लाइंस जो हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, और ईरान एक बड़ा देश भी है, मोबाइल टारगेट्स हैं, और शाही साहब बताते हैं कि डिकॉय भी यूज होते हैं ईरान की तरफ से भ्रमित करने के लिए। तो प्रिसीजन का मतलब, प्रिसीजन का असर कम रह जाता है। तो एक तरह से ये थकाने वाला सिस्टम भी है जो ईरान यूज कर रहे हैं। इसका जवाब क्या है इजराइल के पास? तो वही प्रिसाइज अटैक इंटेलिजेंस के अभाव में क्या मतलब, और जहाँ प्रिसीजन चाहिए क्या उतना प्रिसीजन, उतना एफर्ट, उतनी कमी, या सेकंड वेव भी वहीं। कहने का मतलब है कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, ये इसमें क्या बोलते हैं, ये थकाने वाला युद्ध है, और नुकसान जो होगा आम जनता का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, और इसमें जो सबसे ज़्यादा लॉस में अगर कोई रहेगा वास्तव में, और जो कंट्री वास्तव में युद्ध नहीं चाहती है, वो है यूएस। जी हाँ, जो भी नुकसान ईरान का तो पता नहीं, लेकिन इजराइल का जो भी नुकसान होगा, जैसे मुत्तसिर खान साहब ने बताया कि उसका पेमेंट यूएस से ही होगा। और ये जितना देर ये सब चलता रहेगा, इजराइल के रीबिल्ड में, उसकी फंडिंग में, और फिर से वो खड़ा करने इत्यादि में यूएस का ही खर्चा है। और वहीं एक जो समस्या आ रही है कि पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप पिछली बार से ही देखते हुए, जब गजा में युद्ध हो रहा था और ईरान के सर्वोच्च लीडर को वहीं बाहर मार दिया गया था, सीरिया में शायद, कहाँ ट्रैवल के दौरान, और इधर फिर आप लेटेस्ट अटैक में, उसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं ईरान की तरफ से चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म कहिए या रणनीति कहिए, ईरान की तरफ से जो भी नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी की से लेकर या न्यूक्लियर तक, कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम भी एजुकेट वो करते जा रहे हैं। और इसका रिस्क भी होता है जब इनमें से ही कुछ लोग जो होते हैं वो सर्विलेंस या ट्रैप में फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो इंफॉर्मेशन मोसाद के पास पहुंच जाती है। परंतु दूसरा चीज़ ये है कि ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, लाख प्रयासों के बावजूद भी, और चीज़ें जो हैं अंततः ये लॉन्ग ड्रान ये चलती रहे, ये नॉलेज की
जो कहानी है ईरान में। और ख़ासकर अगर ये पीसफुल एक्टिविटी हो या नॉलेज की हो तो वो ठीक है, लेकिन क्योंकि वॉर रिलेटेड चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसका स्प्रेड नॉन स्टेट एक्टर्स और जिसको ईरान भी नहीं चाहता वहाँ भी इनकी नॉलेज फैल सकती है। ये यूएस के हित में है कि वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि दोनों लोग कमज़ोर हों, इज़राइल और ईरान, तब बात हो। एक्चुअली में उससे कहीं ज़्यादा जो ख़तरा ये है कि जो मिलिट्री नो हाउ टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान और इस दौरान जो भी मदद है वो उसकी स्प्रेडिंग और न्यूक्लियर नॉलेज इत्यादि वो और स्प्रेड होगी। तो कल वाले में ड्यून्यूक्लियराइजेशन के एपिसोड में ये भी बताया कि मोरल दिक्कत ये है कि आप रखेंगे या उनको रखने देंगे, अगले को पूरा बंद रखेंगे। तो ट्रंप साहब को इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और ईरान इस समय किसी की सुनेंगे नहीं, वो अगर कोई सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो सुनेंगे वो अल्टीमेटली रसिया और पुतिन साहब के सुनेंगे। ये बात भी आपको बता देते हैं। ऑफ कोर्स चाइना को भी वो कंसिडरेशन करेंगे। इंडिया में मोदी जी अगर पर्सनली बात करेंगे तो ईरान सुनेंगे, क्योंकि एक सिविलाइजेशनल कंट्री दूसरे सिविलाइजेशन कंट्री बहुत लॉन्ग रिलेशंस हैं हमारे। वही इजराइल की क्षमता वास्तव में यूएस की क्षमता है, और यूएस की क्षमता के सामने कोई नहीं है विश्व में, यूएसएसआर पुतिन साहब को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या होना इराक के बाद और दूसरी जगहों के बाद यहाँ ईरान पर, ये ओवरऑल क्या बोलते हैं, फिर अल्टीमेट जो क्वेश्चन है वो ये उड़ जाएगा कि वास्तव में यूएस पॉलिसी में इज़राइल फर्स्ट है कि अमेरिका। ये बात बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, कल सत्य हिंदी पे मुकेश कुमार जी के शो पे किसने कही थी, दिलावर सिंह साहब हो गए, तसीर खान साहब हो गए, शीतल पी सिंह साहब थे, चलिए किसी ने कही थी। ये क्वेश्चन उठ जाता है और इस क्वेश्चन पे हम छोड़ते हैं। और वास्तव में ट्रम्प साहब जो वार नहीं चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं ऑल ओवर ग्लोब में, तो उसके लिए धमकी भरा एटीट्यूड नहीं, बल्कि रियलिटी को समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए बहुत कोऑपरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उनको जो अप्रोच करना होगा कहीं और नहीं, रशिया पुतिन साहब या रशियन ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी उनसे करनी होगी। यहाँ पर हम छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत और ह्यूमैनिटी के लिए। थैंक यू।